हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है डोनाल्ड ट्रम्प की। तो उन्होंने ईरान के ऊपर एक तरह का सैंक्शन टाइप्स लगा दिया है। उन्होंने कहा है जो भी कंट्री ईरान के साथ में बिजनेस करेगी मैं उस पर 25% टैरिफ इम्पोज कर दूंगा। ये 12 दिसंबर को उन्होंने अनाउंस किया था और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। ऊपर से ये डोनाल्ड ट्रम्प की जो चीज आई है इसकी वजह से हाल और बुरा होता हुआ दिखाई देगा। अगर इनकी करेंसी की बात करके चले 2025 के अंदर 45% नीचे जाती हुई दिखाई दी है। अगर यहाँ पर हम इन्फ्लेशन की बात करके चले तो 42.2% का है। मतलब समझो आपकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है और महंगाई ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी रीजन के चक्कर में वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं बहुत ही ज्यादा तेजी से। तो 2025 देखा जाए तो इनके लिए अच्छा नहीं था। 2026 की शुरुआत भी अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। 2025 के अंदर इजराइल ने अटैक किया, यूएस भी साथ में मिला हुआ था, इनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किए गए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 के अंदर इनके ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो कहीं ना कहीं ईरान का एक बुरा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी ये नेगेटिव चीज है, क्योंकि पाकिस्तान तो ईरान के सपोर्ट के चक्कर में ही सोच रहा था बहुत कुछ करेगा। बाकी टर्की भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है उनको। बट अगर इंडिया की बात करके चले, इस ईरान क्राइसिस के चक्कर में 2000 करोड़ का 2000 करोड़ का भाई इंडियन राइस फंस गया है पोर्ट के ऊपर। अब देखो कहानी क्या है। ईरान सेकंड लार्जेस्ट बायर है इंडिया का। अगर हम बासमती राइस की बात करके चले, सऊदी अरेबिया के बाद आते हैं। अब आपका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है उसको तो माल दे ही नहीं सकते। ऊपर से अपने जो पुराना माल भेज रखा है वो पोर्ट पे पड़ा है, वहां की करेंसी 50% नीचे चली गई है, तो आपका माल और फंस गया। तो मंडी में भाई बासमती राइस के प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए। जो चावल वाले लोग हैं, अगर हमको कोई देखता है जो चावल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो या कुछ भी करता हो, बताओ भाई एक्चुअली क्या हाल हो रहा है ये ईरान वाली सिचुएशन के बाद में चावलों का। बाकी ताइवान की बात करके चले तो उन्होंने 15% ट्रेड डील साइन कर ली है यूएस के साथ में, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है, बिजनेस डील नहीं है ये, कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी का तरीका भी है। क्योंकि देखो अभी यूएस ने जो कांड किया है वेनेजुला पे अटैक करके, उसके बाद कहा कि भाई हमारा ये देश हो गया, इसके प्रेसिडेंट हम हो गए, इसका ऑयल हमारा हो गया, ग्रीनलैंड के ऊपर वो कह रहे हैं हम ग्रीनलैंड हथिया लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं यूएस के गलत स्टेप्स दिखाई दे रहे, जिससे लग रहा था कि भाई चाइना इंस्पायर होके चाइना भी ताइवान पे अटैक ना कर दे। बट ताइवान ने बहुत ही स्मार्टली यूएस के साथ में डील कर ली है और कहीं ना कहीं अब ताइवान को सपोर्ट कर सकता है यूएस। बट सवाल ये है भाई, यूएस क्या क्या करेगा। ओवरऑल ना यूएस की डोमिनेंस खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। शायद डोनाल्ड ट्रम्प को ये बात समझ में आ रही है, इस चक्कर में वो इतने सारे बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। क्योंकि देखो पहली इनकी इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ है पिछले कुछ टाइम से। इन्होंने अपनी करेंसी बहुत ज्यादा प्रिंट करी है, जिस चक्कर में एक्चुअल जो रियल वैल्यू ऑफ डॉलर होनी चाहिए थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है इस टाइम पे। और ये बात बाकी इकोनॉमीज को समझ में आनी शुरू हो गई थी। इस चक्कर में ब्रिक्स के अंदर अपनी खुद की करेंसी लाने की बात करी जा रही थी, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प पहले से ही भड़के हुए है कि भाई ब्रिक्स नेशन के ऊपर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इंडिया रशिया के साथ में पहले ही आईएनआर रूबल के अंदर डील कर रहा था। चाइना का जो येन है वो बहुत जगह पे चलने लग गया है देशों के अंदर। इंडिया स्मार्टली क्या कर रहा है, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ में रिलेशनशिप अच्छे है वहां पर इंडियन बैंक्स को ले जा रहे हैं और इंडियन रुपीस के अंदर लोन दिए जा रहे हैं, ताकि वहां पर भी हमारी करेंसी का अडॉप्शन बढ़ना शुरू हो जाए। अब करेंसी के अलावा अगर हम इनोवेशन की बात करके चले तो एक साइड से देखा जाए तो इनोवेशन के अंदर यूएस लीड कर रहा है। आज अब फोन यूज कर रहे हो या उसके पीछे का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ एआई टूल्स की बात करके चले वो सारे के सारे यूएस है। बट सवाल ये है कि चाइना के पास भी सारे के सारे टूल्स है, उनके पास भी यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव है, उनके पास भी व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव है, उनके पास भी फेसबुक का ऑल्टरनेटिव है, उनके पास अपने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, हुआवे ने अभी रिसेंटली डिस्क्लोज किया है, उनके पास अपनी खुद की प्रोसेसिंग चिप भी है। ऊपर से वो ओपन सोर्स एआई टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे यूएस वाले क्लोज इकोसिस्टम में है कि भाई देखो हमारा ओपन एआई है, हमारा जेमिनी है, वो लोग 2-3 महीने ही पीछे है और ओपन सोर्स निकाले जाते हैं। ठीक है भाई, लो डाउनलोड करो चैट जीपीटी का 3 महीने पुराना वाला वर्जन मान के चलो, उस लेवल का पावरफुल आप अपने कंप्यूटर पर रन करो, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर के अंदर चलेगा। तो आप खुद समझो ना कितनी तोड़ वैल्यू प्रोपोजिशन दी जा रही है चाइना के थ्रू। अभी रिसेंटली जब यूएस चाइना का पंगा हुआ तो चाइना ने दिखाई अपनी सॉफ्ट पावर कि भाई हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज भी है, हम नेचुरल रिसोर्सेज नहीं देंगे तुमको,
को, अभी शायद डोनाल्ड ट्रम्प की नस खींची कि वो चले गए भाई ग्रीनलैंड पे, कि ग्रीनलैंड में भाई नेचुरल रिसोर्सेज है, वहां से हम नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए इकोनॉमी का बैंड बजा हुआ था, ऊपर से ये सारी चीजें हो रही है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ती है। अब यूएस कहाँ आएगा सपोर्ट के अंदर, कि ईरान के साथ में पंगे ले लेगा, ईरान के साथ भी लड़ने के लिए चला जाएगा, वेनेजुला में भी चीज शुरू हो रही है, उसके बाद में तुम चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ करने लग जाओगे, रशिया के साथ भी पंगा लेके बैठे हो। अगर कुछ होता है बड़ा तो यूएस को बहुत मोटा नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है सबसे। और शायद डोनाल्ड ट्रम्प इस बात को समझ रहे हैं, तभी ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई जो यूएस का डोमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा आने वाले 5-10 साल के अंदर, कि चाइना ही लीडर ना निकल के आ जाए ग्लोबल लेवल के ऊपर। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी पैरामाउंट की बात करके चले तो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को सू कर दिया है नेटफ्लिक्स डील के चलते। भाई क्यों किया जा रहा है, यही डोनाल्ड ट्रम्प के दोस्त ही है ना एक तरह से देखा जाए तो। जो पैरामाउंट के फाउंडर है उनके जो पापा है वो डोनाल्ड ट्रम्प के दोस्त है। कमेंट सेक्शन में बता दो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की नस खींची हुई है, पापा जी की भी खींची है। वो कह रहे हैं भाई कर बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो मार्केट से बहुत डेट उठा रखा है, कल को अगर एआई बबल फटेगा उसका कारण मैं आऊंगा, हम लोग रोड पे ना आ जाए, तू अपनी कंपनी को ढंग से चला, जब तक हमारे पास पावर है हम उसका यूटिलाइज करते हैं। डायरेक्टली नाम नहीं लिया पर समझने वाले समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो भी कुछ टाइम पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हुए थे, उसके बाद से इनकी कंपनी के शेयर प्राइसेस क्रैश करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, और अब लिस्ट में पीछे आ गए हैं। अब समझ लो किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने टॉर्च को एक्वायर किया है $100 मिलियन के अंदर। ये इक्विटी डील है, बट भाई समझो 4 बंदों की कंपनी है ये, मात्र 4 बंदों की कंपनी को $100 मिलियन के अंदर एक्वायर कर लिया गया। क्या जबरदस्त चीज है। और मैं यही कह रहा हूँ भाई, जो एआई आ गया है ना उसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल होती हुई दिखाई देगी। और ये अभी की कंपनी है 2024-25 की। ये करते क्या थे, ये मेडिकल मेमोरी ऐप थी। बेसिकली आपका पर्सनल हेल्थ का डेटा, जो भी आपकी डॉक्टर विजिट्स है, जो आपकी लैब रिपोर्ट है, आपका वीरेबल का डेटा है, जो वेलनेस पोर्टल्स होते हैं उनका सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे यूनिफाई करते हैं और उसके बाद में उसको एआई पे रन कर सकते थे। तो अभी रिसेंटली चैटजीपीटी ने अपना हेल्थ का ऑप्शन निकाला, इंडिया के अंदर नहीं यूएस के अंदर निकाला गया है, उसी के साथ में इसको लिंक किया जा रहा है। अब समझो ना कि मेरी एप्पल वॉच का सारा डेटा जा रहा है, अब मैं कहीं से भी ब्लड टेस्ट कराता हूँ वो जा रहा है, मेरी क्या मेडिकेशन चल रही है, मेरे लास्ट जितने टेस्ट हुए थे वो सारी की सारी चीजें, डॉक्टर ने मेरे बारे में क्या लिखा, सारा डेटा वहां पड़ा है। तो उससे कितना बेहतर एआई डिटेक्ट करके मुझे बता सकता है मेरी करंट हेल्थ स्टेटस के बारे में। बाकी इंडिया के अंदर एआई फैशन स्टाइलिस्ट स्टार्टअप थी एक एल करके, वो शट डाउन होती हुई दिखाई दी है। पिछले 2.5 सालों के अंदर 6 बार पिवट मारा भाई इन्होंने, मतलब कमेंडेबल जॉब है। कोशिश करी गई बिजनेस को बनाने की, पर बिजनेस बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये लोग क्या कर रहे थे, एआई का यूज करके आपको क्यूरेटेड आउटफिट्स बता रहे थे। बेसिकली इनका 1000 से ज्यादा ब्रांड के साथ में टाइप था, तो वो ब्रांड के प्रोडक्ट को शोकेस करते थे और काम कर लेते थे। मुझे याद है 2000 शायद 18-19 की मैं एक प्रोडक्ट बना रहा था स्टाइलिंग गाइड्स करके, इसी टाइप का कुछ था, बट वो एआई नहीं था, वो एमएल था। मतलब अब एआई एमएल तो एक ही चीज है देखा जाए तो, आज लोग डिफरेंशिएट नहीं करते। वो बेसिकली हम कुछ एल्गोरिदम टाइप्स का सीन बना रहे थे, जहां पर हमने पूरी रिसर्च करी थी। आज भी है मेरे पास वो रिसर्च, कि भाई आपका फेस शेप कैसा है, बेस्ड ऑन दैट आपको कैसी दाढ़ी रखनी चाहिए, आपका स्किन टोन कैसा है, इसके ऊपर आपको कौन सा कलर जाएगा, फेस शेप की वजह से ही आपको कौन से कॉलर्स पहनने चाहिए, किस टाइप के कपड़े आपकी बॉडी की शेप के हिसाब से जाएंगे, आपकी नीचे ही आपको किस टाइप के ट्राउजर्स पहनने चाहिए। वो सारी की सारी चीजों की एकदम डिटेल्ड रिसर्च करी थी भाई हमने। उसके बाद चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी में हमने एक जीपीटी बनाया, जीपीटी वही सारा का सारा काम करके आज दे देता है। आपको यूज करना हो तो लिंक दे देता हूँ, चैट जीपीटी का एक लिंक ही है, उस पर क्लिक करना, हमारा जीपीटी खुल जाएगा। सिंपल से वो स्टेप्स बोलेगा, अपनी एक फोटो भेजना फेस वाली, उसके बाद दूर से अपनी एक फोटो भेजना, वो आपकी बॉडी भी डिटेक्ट कर लेगा, आपकी स्किन टोन भी डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा आपको किस किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, क्या करना चाहिए। आज के टाइम पे तो चीजें इसके ऊपर बहुत बेहतर बन सकती है, जहाँ पर शायद रेवेन्यू मॉडल नहीं होगा, बट इसके ऊपर एक एल्गोरिथम बना के बेची जा सकती है ई कॉमर्स कंपनीज को, कि भाई देखो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट रिकमेंड होगा। बट कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से आज के टाइम पे, और शायद तभी कंपनी बंद होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम एगोस की बात करके चलिए तो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इन्होंने 23 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है भाई। अगर आप नंबर देखोगे, कंपनी ने स्केल किया है, उसके बावजूद भी कंपनी के लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी पिक्चर है, बट पिछले कुछ टाइम से जो इनके अराउंड नेगेटिव खबरें आ रही है, दैट इज कंसर्निंग। अभी रिसेंटली मैंने फूड फार्मा की वीडियो देखी थी एगोस के ऊपर, उन्होंने भाई बताया इसके अंदर गलत चीजें हैं। इनफैक्ट उन्होंने लोकल जो दुकानें होती है ना, वहां से भी अंडे लेके उसको भी टेस्ट किया, वो पास हो गए भाई, ये पास नहीं हुए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर, अब देखने वाली बात है, क्योंकि इनके अंडे महंगे भी है और फायदा भी नहीं है। तो फायदा क्या है,
बाकी टीसीएस की बात करके चले तो उनका नेट प्रॉफिट 14% घटता हुआ दिखाई दिया है Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, और उसके साथ में इन्होंने अपने हेड काउंट को भी रिड्यूस किया है भाई। Q3 के अंदर 11,151 लोगों को निकाला गया है। जो लोग बोलते हैं एआई की वजह से काम खराब नहीं हो रहा है, भाई काम खराब हो रहा है, क्योंकि अगर मैं टीसीएस की बात करके चलूं, इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। इनकी कॉस्ट एक वन टाइम कॉस्ट आई है, इस चक्कर में प्रॉफिट कम दिखाई दिया है। अब मार्जिन इंप्रूव हुआ है और 11,000 लोगों को आपने निकाल दिया। दिस मींस व्हाट, जो आपकी करंट टीम थी वही अब ये 11,000 लोगों का काम कर पा रही है। यही तो एआई कर रहा है। बाकी शैडोफैक्स की बात करके चले तो उनका आईपीओ अगले हफ्ते ओपन होता हुआ दिखाई देगा। 7400 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर ये आईपीओ आने वाला है, जहां पे 1900 करोड़ रुपीस रेज करेंगे, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जिसमें फ्लिपकार्ट, 8 रोड, आईएफसी, क्वालकॉम, स्नैपडील के जो फाउंडर है वो सब के सब प्रॉफिट बनाते हुए दिखाई देंगे। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इन्होंने 2485 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ईयर ऑन ईयर 32% राइज था और पहली बार इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी है। पैट लेवल के ऊपर 6 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और बाकी ये ट्रेंड है भाई, कसम से कह रहा हूं मैं, ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करती है, उसके बाद आईपीओ निकाल लेती है और लोग भी ले लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया चीज है। बाकी मीशो की बात करके चले, वो अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स सब्सिडरी खोलने वाले। भाई मेरे हिसाब से मीशो का बिजनेस मॉडल ही इस टाइम पे लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स से ही मेजर वो पैसा कमा रहे हैं और बहुत ही स्मार्टली कमा रहे हैं। मैंने केस स्टडी बना रखी है, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मीशो किस तरीके से काम कर रहा है। जो उन्होंने वॉल्मो करके चीज बनाई है ना, जिसके अंदर सारे के सारे लॉजिस्टिक डिलीवरी पार्टनर को उन्होंने जोड़ दिया है, वो एक बहुत गेम चेंजर चीज है। अब कहीं ना कहीं वहां से जितनी लर्निंग निकल के आई है, उसी से एक लॉजिस्टिक कंपनी बनाई जाएगी, एक सब्सिडरी बनाई जा रही है, उसी से अपने बिजनेस को स्केल किया जाएगा। बट यार मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं भी किसी एक ई कॉमर्स ब्रांड को कंसल्ट कर रहा हूँ, उनकी टीम से बात हुई, सेल्स वाली टीम से, तो भाई पता प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बंदों को माल डिलीवरी नहीं करते, फोन करते हैं 20 किलोमीटर दूर, भाई हम यहाँ पे है, आ जाओ ले जाओ। वो कहता भाई इतनी दूर क्यों आऊंगा मैं लेने के लिए, ऑर्डर कैंसिल कर देते। कहते हमने तो अटेम्प्ट किया था, बंदे ने लिया नहीं। अब उन्होंने अपनी सेल्स टीम बिठा रखी है, सेल्स टीम कॉल करती है कि भाई क्या हुआ, आपको अटेम्प्ट किया गया था। फिर लोग बता रहे हैं कि भाई आया ही नहीं बंदा हमारे पास, और ये नंबर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई, और दिस इज वेरी कंसर्निंग भाई। और क्या ये प्रॉब्लम एसओपी से सॉल्व हो सकती है, जब डिलीवरी वाले बंदे की नीयत ही नहीं है वहां तक जाने की? मुझे लगता है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आ गई है तो बहुत सारी चीजों को ट्रैक किया जा सकता है, और अगर ऐसी कुछ चीजें राइज होती है और कंप्लेन होती है तो एम्प्लॉय को फायर कर दिया जाए, उसकी आधी सैलरी काट दी जाए। इस टाइप के बड़े बड़े अगर स्टेप्स लिए जाए ना, तो कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये खाली ई कॉमर्स कंपनी के लिए नहीं, अगर हम फ्यूचर में D2C को इंडिया में स्केल करता हुआ देखने जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस 25-30% का अगर आरटीओ देख रहा है, उसमें से 10 से 15% ये फ्रॉड वाला आरटीओ है, तो भाई बिजनेस को लॉस हो रहा है कुछ लोगों की काम चोरी से, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो की बात करके चले तो उन्होंने 10 मिनट की जो डिलीवरी की डेडलाइन थी उसको हटा दिया है, मतलब जो मैंडेटरी चीज थी उसको हटा दिया गया है। बाकी कोई मैंडेटरी नहीं था भाई, इतना शोर मचा रखा है लोगों ने। मेरे घर में तो कई बार होता है कि भाई 15 मिनट में माल नहीं पहुंचता, 10 मिनट में माल नहीं पहुंचता, कई बार आधा आधा घंटा तक देखा है मैंने माल पहुंचते हुए। ये क्विक कॉमर्स की बात करके चल रहा हूँ, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, सिटी में रहता हूँ, यहाँ पर भी अगर डिलेज आ रहे हैं तो हर जगह आती होगी। एक्चुअली 10 मिनट डिलीवरी एक्चुअल 10 मिनट नहीं है, जैसा दीपेंद्र जी ने बोला भी था। चलो अभी ये तो हटा दिया गया है, इसको 30 मिनट कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या ये जो डिलीवरी राइडर्स है, क्या ये रोड पे अच्छे तरीके से चलाएंगे या फिर नहीं चलाएंगे। देखो मुझे बाहर का तो पता नहीं, पर दिल्ली के अंदर रोडों का हाल बुरा कर रखा है। जितने भी डिलीवरी वाले हैं और दूसरे जो ई रिक्शा वाले हैं, इन दोनों ने कहीं ना कहीं हाल बुरा कर रखा है। नॉर्मल बंदा तमीज से चलाने के मूड में होता है, पर ये दोनों जूम 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 करके करते, और ये दोनों लोग जूम जूम करके निकाल लेते, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। बाकी फिजिक्स वाला की बात करके चले तो उनका प्लान है हर साल 70 ऑफलाइन सेंटर्स खोलने हैं भाई उनको। अभी आईपीओ आया है भाई, पैसा रेस किया है उन्होंने, और उसमें से एक मेजर पोर्शन केपेक्स में डाला जाएगा, यहाँ पे नए नए ऑफलाइन सेंटर्स खोले जाएंगे। Tier 2, Tier 3 सिटीज तक भी जाया जाएगा। इनका कहना है जो इनका हाइब्रिड मॉडल है ना, इसकी वजह से 4 गुना इनकी एबिटा ग्रोथ देखने को मिली है फाइनेंशियल 25 से 26 की अगर बात करके चले तो। इनका ऑफलाइन रेवेन्यू 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टर बाय क्वार्टर। जो इनका ऑनलाइन है वो 50% टोटल रेवेन्यू से एक्सीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये नॉन हिंदी कंटेंट के ऊपर भी काम करने वाले हैं, जहाँ पे साउथ इंडिया पे भी केटर करेगा और बाकी जगह के ऊपर भी जाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर डीजल की बात करके चले, जो कि 10 मिनट ब्यूटी स्टार्टअप है, उन्होंने $3.2 मिलियन रेस करे भाई
भाई। यहाँ पे रितेश अग्रवाल जी, पेटीएम के अभिनव सिन्हा हो गए और बाकी फाउंडर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब ये जो पैसा आया है इससे पायलट जो इनका क्विक कॉमर्स वाला मॉडल है बेंगलुरु में और माइक्रो मार्केट्स के अंदर स्केल करके देखेगी। बाकी ओवरऑल बात करके चले, अगर मैं इंस्टेंट हाउस हेल्प सर्विस की बात करके चलूं तो दिसंबर के महीने के अंदर 14 लाख ऑर्डर्स के आसपास देखने को मिले भाई। 14 लाख नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्नैपडील, अर्बन कंपनी या प्रोंटो सबके सब बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए। दिस प्रूव्स कि भाई एक्चुअली इसकी डिमांड है, लोगों को इसकी जरूरत है। और कहीं ना कहीं भाई आपके घर में आज काम वाली नहीं आई है और आपको काम वाली नहीं मिल रही है, आपने ऐप से बुक किया और काम हो गया, इससे कन्वीनियंट चीज कोई नहीं है। अगर आपके घर में अचानक रिश्तेदार आ गए और आपको कुछ बनाना पड़ रहा है और आपको हेल्प की जरूरत है तो आप बुला सकते हो और आपको 15 मिनट के अंदर हेल्प मिल रही है, आपका काम करके दे रहे हैं। या कोई आ गया है अचानक, आपको कोई जगह साफ करनी है, कुछ करवाना है, आपकी काम वाली नहीं आ रही, भाई क्या बढ़िया चीज है। और अभी तो भाई ऑफर्स भी चल रहे हैं, इस चक्कर में सस्ता भी लगता है। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने सेल्फीज और जियो ट्रैकिंग क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के लिए मैंडेटरी कर दी है। मतलब जब आप रजिस्टर करते हो, केवाईसी करते हो तो उसके अंदर अब कैमरा ऑन करना पड़ेगा, आपको आंखें ब्लिंक करनी पड़ेगी, कैमरा हिलाना पड़ेगा, आपका आईपी एड्रेस देखा जाएगा, आपके कोऑर्डिनेट्स देखे जाएंगे, टाइम देखा जाएगा, डेट देखे जाएगा, सारा डेटा देखा जाएगा बेसिकली। इसके अलावा आपको आधार और पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। ईमेल और फोन के ऊपर ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बाकी बैंक का भी वेरिफिकेशन होगा, ₹1 आपके अकाउंट से काटा जाएगा और चेक किया जाएगा भाई सही में यही बंदा है या फिर नहीं है। जो हाई रिस्क क्लाइंट्स हो गए उनका केवाईसी हर 6 महीने के अंदर अपडेट होगा, बाकी होगा एनुअली होगा। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट चीजें कर रही है ये अच्छी चीज है। रेगुलेशन क्रिप्टो में लेके आओ ताकि क्लियरिटी मिले ना कि भाई क्या होने वाला है। कभी कभार ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो से थोड़ी चिड़ी पड़ी है, हो सकता है कल को क्रिप्टो बैन ही हो जाए टोटली। और एक जगह पे जब ये वाली चीजें आती है ऐसा लगता है कि नहीं भाई रेगुलेशन का प्लान किया जा रहा है कि गलत काम ना हो क्रिप्टो से। बाकी ब्लूमबर्ग की बात करके चले तो उन्होंने इंडियन बॉन्ड्स को डिले कर दिया है अपने ग्लोबल इंडेक्स फंड में डालने के लिए, और ये बहुत बुरी चीज है अगर देखा जाए इंडियन बॉन्ड मार्केट के लिए। तकरीबन हमको 20 से 25 बिलियन डॉलर का पैसिव इनफ्लो देखने को मिल सकता था, और ये जो चीज हुई है ना ये अच्छी नहीं हुई है। ब्लूमबर्ग ने क्या बोला है, जो इंडिया का पोस्ट ट्रेड टैक्स सेटलमेंट है उसके अंदर डिलेज है, इंडिया के अंदर ट्रेडिंग ऑटोमेशन नहीं है, लेंदी फंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, और यही रीजन है इस चक्कर में उन्होंने डिले किया है। अब मुझे एक्चुअली नहीं पता कि फॉरेक्स के लिए इसमें क्या क्या चीजें होती है, बट कहीं ना कहीं ट्रेडिंग ऑटोमेशन तो है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है इंडिया के अंदर। फंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मेरे हिसाब से बेहतर किया जा सकता है और हो भी जाएगा। पोस्ट ट्रेड टैक्स सेटलमेंट डिलेज, ये भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसके अंदर फॉरेक्स वालों को किस तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत ही बड़ी चीज थी भाई। बाकी सिल्वर की बात करके चले तो भाई वो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन गई है, गोल्ड के बाद अब सिल्वर आ गया। एनवीडिया नीचे जाती हुई दिखाई दी है और भाई बहुत ही अच्छे लेवल पे पिछले कुछ टाइम से सिल्वर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइड पे सिल्वर बढ़ रहा है, दूसरी साइड पे अल्फाबेट बढ़ रहा है। जिस तरीके से अल्फाबेट बढ़ रहा है और एनवीडिया कई बार नीचे नीचे जाता है, कहीं ये ना हो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के अंदर अल्फाबेट सबसे ऊपर आ जाए। बाकी एनवीडिया वालों ने भी रिसेंटली अपना नया आर्किटेक्चर भी अनवील किया है, जिससे लग रहा है शायद एनवीडिया बचा रहेगा, शायद नहीं भी बचा रहेगा, पता नहीं है, तो टाइम ही बताएगा। लास्ट टेक वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने समझा रखा है इनके पूरे आर्किटेक्चर के बारे में और क्या पूरा पूरा गेम प्ले होने वाला आने वाले टाइम पे। बाकी इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चलूं तो 3 महीने हाई जाता हुआ दिखाई दिया है, 1.33% पे पहुंच गया है। आरबीआई चाहता है 2% से नीचे रहे और 2% से नीचे ही है पिछले 4 महीने से, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी मार्केट अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, मार्केट फिर नेगेटिव देखने को मिली है। अब देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।